कल अपने पढ़ा था खाद्यान्न फसल। भारत क्या है कि कृषि प्रधान देश है और देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर क्या बोई जाती है, खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्न फसलों को कितने भागों में बांटा था, 2 भाग, अनाज और दाल। कल यहाँ तक पढ़ा था। अनाज भारत में कुल बोए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। भी बोआ निवल बोया गया क्षेत्र उसके आधे से अधिक भाग पर क्या बोया जाता है, अनाज बोया जाता है। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके यूएसए व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी पूरा विश्व को कतो प्रतिशत करे उत्पादन है अनाज को 11%, कतो 11% है। और विश्व में स्थान कौन सा है, तीसरा। कौन सा स्थान है, तीसरा। पहला किसका है, यूएसए, दूसरा चीन और तीसरा भारत। ठीक है, तो अनाज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, मतलब बहुत सारे प्रकार है उसके अनाज है वो भारत में उगाए जाते हैं, जिनको अपन 2 भागों में बांटते हैं। तो उत्तम अनाज गेहूं और चावल, और मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनाज। यानी भारत में जितना बोया निवल बोया क्षेत्र उसके 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। विश्व का कुल अनाज कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, 11% करता है। विश्व में स्थान यूएसए और चीन के बाद कौन सा है, तीसरा है। अब उत्तम अनाज है उनमें सबसे पहले देखते हैं चावल। तो भारत के अधिकतर लोगों का प्रमुख भोजन क्या है, चावल। देखो विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, प्रमुख भोजन या खाद्यान्न फसल कौन सी है, चावल ही है। कौन सी है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी फसल को खाई जाती है, चावल खाने में उपयोग होता है। और भारत में भी कौन सा है, चावल ही है। ठीक है, जबकि राजस्थान में कौन सी है, गेहूं। ठीक है, विश्व और भारत में तो कौन सी है, चावल, और अपने राजस्थान में कौन सी है, गेहूं। आपका चावल है कैसा है, ये उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, यानी उष्ण कटिबंध में है, लेकिन वहां की जलवायु में मतलब बरसात की मात्रा क्या चाहिए, ज्यादा, क्योंकि इसकी फसल को पानी की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा। तो कैसी फसल हो गई, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय। कैसी, आर्द्र कटिबंध। और खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। इसकी 3000 से भी अधिक किस्में, यानी चावल है इसकी किस्में कितनी है, 3000 से भी अधिक किस्में। इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वह पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में की जाती है। अपन देखते हैं ये क्षेत्र है, तो यहाँ से अपन देखते हैं जो ये पूर्वी वाला इलाका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन लेकर भारत का जो ये उत्तरी पश्चिमी वाला है, लेकिन ये कैसा है, सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। ठीक है, ये तो कैसा है, आर्द्र इलाका। यहाँ पर तो क्या होती है, सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम होती है, न के बराबर है। जबकि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, अपना उत्तरी राजस्थान या उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, वहां पर क्या होती है, सिंचाई से चावल की खेती की जाती है। दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिमी बंगाल में एक साल में 2 या 3 फसलें बोई जाती है। यानी भारत का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि इसकी एक साल में 1 से अधिक फसलें उगा सकते हैं, कहीं पर भी 2 बार, कहीं पर भी 3 बार। अपन ने देखा था पहले भी कि जैसे दक्षिणी भारत में देखते हैं फसल ऋतु, अपने 3 फसल ऋतु पढ़ी थी ना, रबी, खरीफ और जायद। तो अपन वास्तविक रूप से ये खरीफ, रबी, जायद अपने दक्षिणी भारत में नहीं देख पाते। क्यों, क्योंकि वहां की जलवायु क्या रहती है, देखो समुद्र तटीय इलाका है, अपनी भूमध्य रेखा से क्या है, नजदीकता है, इस कारण वहां की जलवायु में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता। ये वही अपने जैसे उत्तरी भारत में तो कुछ समय ऐसा होता है एकदम से ठंडा रहता है, कुछ समय का कैसा होता है एकदम से गर्म रहता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, लगभग वर्ष भर में समय मौसम क्या रहता है, समान सा रहता है, कोई 2-4 डिग्री सेल्सियस तापमान है उसी में होती है। तो वास्तविक अपन जो फसल ऋतु है वहां पर नहीं देख सकते। फसल की जो ऋतु है खरीफ, रबी, तभी तो वहां पर एक साल में अपन कोई सी भी फसल वहां पर बो सकते हैं। पर अपन को चाहिए क्या, वहां पर पानी, सिंचाई की अगर सुविधा है वहां पर, तो अपन कोई सी भी फसल वहां पर जो मिट्टी के अनुकूल है वो बो सकते हैं। तो दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में एक साल में 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं।
पश्चिमी बंगाल में इन्हें ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। किस तरह से ओस, अमन और बोरो किसमें है, किसकी है, चावल किसकी है, या चावल की इन्हीं 3 किस्मों के नाम बताओ, तो ओस, अमन और बोरो। अब आपका चावल का उत्पादन और वितरण है। भारत विश्व का लगभग 22% चावल का क्या करता है, उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत है, 22। और विश्व में स्थान कौन सा है भारत का, दूसरा है, किसके बाद, चीन के बाद। देश में कुल भूमि क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया देखो, कुल उत्पादन तो 22% है विश्व को, और भारत में जो तो बोए हुए क्षेत्र है बिका कितना प्रतिशत भाग पर चावल बोया जाए, 1/4 भाग पर चावल बोया जाए। देश में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य अपन ने अभी देखा तो वही आ गया, पश्चिम जो देखा ना पूरा उसी यहाँ से, तो पश्चिम बंगाल आ गया, उत्तर प्रदेश, फिर आपके उत्तरी पश्चिमी जो होते पंजाब है, ठीक है ना, ये हो गया आपका हरियाणा वाला हो गया, ठीक है। ये प्रमुख रूप से कौन से हो गए, चावल के उत्पादक राज्य। चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार है पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में अधिक है, यानी 1 हेक्टेयर में उत्पादन है सर्वाधिक कहां पर होता है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहां पर है। और वो सभी क्षेत्र क्या है, सिंचित क्षेत्र है। कैसा सिंचित क्षेत्र है, सिंचित यानी सिंचाई से वहां पर चावल की खेती की जाती है। पंजाब हरियाणा में चावल की कृषि हरित क्रांति के दौरान कब शुरू की गई, 1970 के दौरान प्रारंभ की गई। तो पंजाब हरियाणा में देखें पहले चावल की खेती न के बराबर होती थी, जैसे हरित क्रांति आई उसके बाद से यहाँ पर क्या की जाने लगी, चावल की खेती की जाने लगी। अब कौन सी आ गई दूसरी मुख्य फसल है, गेहूं। कौन सी आ गई, गेहूं। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज, वही है विश्व में भी दूसरा प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है, गेहूं। भारत में भी कौन सा है, भारत विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है, 12.8% गेहूं है वहां भारत में उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः कैसी फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, और इसे किस ऋतु में बोया जाता है, रबी की, ठीक है, फसल ऋतु है ना रबी, उसमें बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र, कितना, 85% भारत के उत्तरी मध्य भागों तक क्या है, केंद्र। देखो शीतोष्ण कटिबंधीय है तो दक्षिणी भागों में दक्षिणी भाग वहां पर तापमान क्या पाया जाता है, ज्यादा। इस कारण ये जो गेहूं की फसल है शीतोष्ण यानी जो रबी की ऋतु में बोई जाती है, तापमान इसको क्या होता है, कम चाहिए, तो मुख्य रूप से उत्तरी भाग है, ठीक है। कौन से भाग है, उत्तरी, और भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र वहीं पर ये क्या ज्यादा बोई जाती है। ये सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, लेकिन हिमालय के कुछ भागों में तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के क्षेत्र में किस पर निर्भर है, वर्षा निर्भर है फसल। भाई जगह गेहूं की है फसल है, कहां पर निर्भर है, सिंचाई पर। प्रश्न बढ़िया आ गया कि भारत के कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर गेहूं वर्षा पर निर्भर है, गेहूं की फसल किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर। 2 क्षेत्र कौन कौन सा है, एक तो हिमालय के उच्च भाग और दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश का मालवा को पठारी क्षेत्र। लेकिन अभी प्रति हेक्टेयर अपना उत्पादन देखिए वो क्या होता है, कम प्राप्त होता है, क्योंकि किस पर निर्भर होती है, वर्षा पर। देश के कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। कितना प्रतिशत भाग पर कुल बोया 14%। देश के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। वही उत्तरी और मध्य वाले जो क्षेत्र है वो इसके आ गए। पंजाब हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता क्या है, सर्वाधिक। भारत के कौन से राज्यों में गेहूं की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है, तो कौन से हो गए आपके, पंजाब और हरियाणा। मोटा अनाज, ठीक है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% पर भाग पर क्या बोया जाता है, मोटा अनाज बोया जाता है, ठीक है। जगह ज्वार, बाजरा, रागी है, तभी हमारे को मोटा अनाज कितना प्रतिशत भाग पर बोया जाए, 16.5% भाग पर। अब देखा ज्वार, ज्वार कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पर बोया जाता है, 5.3% है। यह दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। मतलब शुष्क यानी अर्ध शुष्क, यानी शुष्क चाहिए तो वहां पर बरसात होती है लेकिन कम होती है, उन क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है कौन सी, दक्षिणी और मध्य भारत। उत्पादक यानी ज्वार कहां पर अधिक होता है, महाराष्ट्र, मतलब आधे से अधिक जो ज्वार का उत्पादन वह कहां से प्राप्त होता है, महाराष्ट्र से होता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अन्य इसकी उत्पादक है। दक्षिण राज्यों में यह खरीफ की फसल है। कैसी फसल है, खरीफ की, तथा यह मुख्यतः चारा फसल के रूप में भी उगाई जाती। इस फसल में चारा फसल जो आपके पशु होते हैं उनके लिए भी इस फसल को उगाया जाता है। बाजरा,
बाजरा भारत के पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। शुष्क जलवायु यानी जहां पर बरसात बहुत कम होती है वहां की मुख्य फसल कौन सी है? बाजरा। कौन सी है? जैसे अपना राजस्थान है, राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर मुख्य फसल कौन सी है? बाजरा, जो कम पानी में भी रह सकती है। ये एकल तथा मिश्र फसल के रूप में बोया था। इसको अपन अकेला बोल सकते हैं केवल बाजरा, या इसमें अपन कोई दो दाल वगैरह है, तिल वगैरह अंदर डालकर मिश्र के रूप में भी एक साथ बो सकते हैं। यह कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। यानी जो मरुस्थलीय भाग आ गए मुख्य रूप से वो और उसके आसपास जो राज्य वहां पर मुख्य रूप से है। और वर्षा निर्भर होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता क्या है? कम। भाई राजस्थान में पानी की वैसे ही कमी है तो केवल वर्षा पर निर्भर होती है, इस कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता इसकी यहाँ पर राजस्थान में क्या है? कम। समझो मक्का। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है। ज्वार भी थी, ज्वार भी कैसी थी? खाद्य भी थी और कैसी थी? चारा फसल। वैसे ही मक्का क्या है? एक खाद्य भी है, उसके साथ क्या है? चारा फसल है, जो निम्न कोटि की मिट्टी अर्ध शुष्क जलवायु में उगाई जाती है। यानी जहां पर निम्न कोटि जिसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है मिट्टी की, उसमें भी क्या उग सकता है? आपका बोया जा सकता है मक्का। यह कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर बोया जाता है। यह पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भागों को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोया जाता है। मतलब जो आपकी मक्का है वो अपन भारत का जो पूर्वी भाग है, कौन सा? पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़ दे तो संपूर्ण भारत में ये मक्के की फसल उगाई जाती है। अब देखते हैं प्रमुख उत्पादक राज्य इसके। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार क्या है? लेकिन प्रत्येक इसकी पैदावार क्या होती है? ज्यादा प्राप्त। अब देखते हैं दालें। इनमें प्रोटीन होने के कारण शाकाहारी भोजन के प्रमुख घटक है। मतलब शाकाहारी जो है केवल शाकाहारी भोजन ग्रहण करता है, उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता की सर्वाधिक पूर्ति कौन करती है? दाल। कौन करती है? दाल है, वो प्रोटीन की इसमें क्या करती है? पूर्ति। ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती। क्या करती है दालें? अपने जैसे अपन देखते हैं अपने वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। लेकिन अपनी मिट्टी है वो क्या करती है? इस नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर पाती। क्या नहीं कर पाती है? सीधा ग्रहण नहीं कर सकती। तो वो कैसे ग्रहण करती है कि जो आपके गांठ वाली जड़ें, जिस भी फसल की कैसी होती है? गांठ की जड़ें होती है। और गांठ की जड़ें मुख्य रूप से किसमें होती है? दाल होती है। उसकी दाल के जो पौधे होते हैं उनमें गांठें पाई जाती है और उसमें एक जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम। वो क्या करता है? सीधा अपने वायुमंडल से क्या करता है? नाइट्रोजन ग्रहण करता है और उस ग्रहण करके उसको कहां पर छोड़ता है? मिट्टी में छोड़ता है। तो अपनी मिट्टी में जैसे नाइट्रोजन मिलेगी उसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अपन फिर उसके दाल के बाद दूसरी फसल बोएंगे तो उसका उत्पादन क्या होगा? अधिक होगा। तो ये क्या करती है? प्राकृतिक उर्वरता। कैसी? अब जी डीएपी दिया, यूरिया बात होगी कृत्रिम रूप से दे रहा, ठीक है ना। लेकिन प्राकृतिक रूप से उर्वरता बढ़ावो जहां मिट्टी की जना कहेंगे वहां दाल, ठीक है ना। दालें अधिकतर दक्कन का पठार, मध्य पठारी भाग तथा उत्तरी पश्चिम के शुष्क भागों में बोई जाती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 11% भाग पर बोई जाती है। यानी दाल है देश का जगह भी कुल बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत भाग बोई जाए 11% भाग पर। चना तथा अरहर है भारत की प्रमुख दालें। यानी भारत की प्रमुख दालें कौन कौन सी? एक तो चना है, कौन सी है? अरहर। चना। चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है। किस पर निर्भर है? वर्षा पर। यानी इसमें सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है, जो देश के मध्य पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। चना कैसी हो गई? रबी की ऋतु में बोई जाने वाली एक फसल है। चने के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान इसके प्रमुख उत्पादक राज्य। देखो फसल का मायना है ये मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल देगा और दलहन। कोई सो भी राज्य ज्यादा ना याद न रहने तो एक था उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है, एक महाराष्ट्र है। ये 3 यहाँ का राज्य है जो आप कोई सा भी लिख सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा राज्य है। प्रमुख रूप से यहाँ से नदियां भी गुजरती है, इस कारण यहाँ पर कुछ न थोड़ी मात्रा में हर फसल उगाई जाती है। तो आपको ज्यादा भी नहीं याद रही, याद तो अच्छी बात नहीं रही तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अगर आप लिख दोगे तो उसमें आपका आंसर गलत नहीं होगा उसमें, ठीक है। 3 याद रखना। अरहर और तुल
देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है, इसके उपनाम क्या है? लाल चना या पिजन पी। कई बार आ जाता है लाल चना या पिजन पी। या तुर्की से किसका उपनाम है? अरहर का। किसका नाम है? अरहर का उपनाम है। ये देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों की शुष्क भागों में बोई जाती है। प्रमुख द्वारा जैसे महाराष्ट्र कुल उत्पादन का 1 हो गया। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में आपकी अरहर की फसलें उगाई जाती है। अब आगे तिलहन फसल। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती है। वो फसलें जिनसे अपन तेल प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, वो तिलहन फसलें हो गई। और कितना प्रतिशत भाग पर बोई जाती है? ये 14% भाग। कितने प्रतिशत भाग पर? 14% भाग। भारत की प्रमुख तिलहन फसलें कौन कौन सी है? मूंगफली है, सरसों है, तोरिया है, सोयाबीन है, सूरजमुखी। ये प्रमुख क्या आपकी तिलहन फसलें। प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य, यानी तिलहन का सारा को एक साथ अपन देखा तो सर्वाधिक तिलहन अपन क्यों प्राप्त हुए? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, जहां से सर्वाधिक मात्रा में क्या प्राप्त होती है? तिलहन प्राप्त होती है। मूंगफली, भारत विश्व का 19.5% मूंगफली का क्या करता है? उत्पादन करता है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित कैसी फसल है? खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है, परंतु दक्षिणी भारत में किस ऋतु में बोई जाती है? रबी ऋतु में बोई जाती है। भाई दक्षिणी भारत में अपन ने देखा था कि कोई सी भी फसल अगर वहां की मिट्टी अनुकूल है, अगर वहां पर सिंचाई की सुविधा है, तो अपन कोई सी भी फसल उगा सकते हैं, क्योंकि वहां की जो मौसम है वो हमेशा ही क्या रहता है? ज्यादा मतलब है ठंडा नहीं रहता। प्रमुख उत्पादक है राज्य गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मूंगफली की। तोरियां व सरसों, इनमें बहुत से तिलहन शामिल है, जैसे राई, सरसों, तोरियां और तारामीरा आदि। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जो किस ऋतु में बोई जाती है? रबी की ऋतु में बोई जाती है। और ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती। पाला कौन पड़ेगा साहब? ठीक है। तो अगर वो पाला अगर हो गया सरसों के ऊपर, तो सरसों की फसल क्या हो जाती है? खराब है, पाला सहन नहीं कर सकती। प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अब आगे सोयाबीन। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में देश का लगभग 90% सोयाबीन की क्या होती है? पैदावार होती है। मध्य प्रदेश नाम कहीं बोला? सोया प्रदेश। कहीं बोला? सोया प्रदेश बोला, क्योंकि अधिकांश जो सोयाबीन है वो कहां से प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद में महाराष्ट्र में। तो दोनों अगर मिलावा तो देश की 90% सोयाबीन आपका हुई प्राप्त। सूरजमुखी, प्रमुख उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है, ओडिशा, बिहार और राजस्थान। सूरजमुखी वाले वो क्या होती है? उसके फूल सूर्य के अनुसार ही चलते हैं, जिस तरफ सूर्य होगा उसी तरफ उसके फूल चले जाएंगे। तो ये हो गया आपकी कौन सी होगी? प्रमुख तिलहन फसलें। कौन सी हो गई? तिलहन। तो मैं बड़ों की सुनाओ लो, एक बड़ा है निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा तो उसमें आ सकता है तिलहन फसलों के है उसका वर्णन करूं, तो पूरा तिलहन में करना है। ठीक है, आप थोड़ा छोटे शॉर्ट में लिखाया है तो उसके 2-4 लाइन में और भी जोड़ लिख सको। अब है ये इसके अलावा भी लिख सको, ठीक है ना? तो ध्यान रखो। अब आएगी रेशेदार है वो फसलें जिनसे क्या प्राप्त होता है? रेशा प्राप्त होता है। ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा व अन्य कई प्रकार का सामान बनाने के लिए क्या प्रदान करती है? रेशा प्रदान करती है। कपास तथा जूट भारत की 2 रेशेदार फसलें। भारत की रेशेदार फसलें कौन सी है? कपास और जूट। अब देखते हैं कपास, रुई। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ये बोई जाती है, जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। कैसी हो गई? ये खरीफ की फसल हो गई। किसकी हो गई? खरीफ। भारत छोटे रेशे वाली जिसे अपन क्या बोलते हैं? भारतीय, व लंबे रेशे वाली जिसे अपन क्या बोलते हैं? अमेरिकन, दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। भाई छोटा रेशे वाली है भारतीय, आप रुई को बोलोगे, रुई सब रुई वो कौन सी है? आप भारत की छोटा रेशे वाली है ना, भी नहीं बोला। और लंबे रेशे वाली कौन सी, जिसको क्या बोलते हैं? अमेरिकन बोला जाता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में किस नाम से जाना जाता है? नरमा। क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। और विश्व में चीन के बाद भारत का कपास में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला किसका है? चीन का। ठीक है। कपास कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.7% भाग पर बोया जाता है। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात तथा
महाराष्ट्र तथा दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के पठारी भाग यहाँ पर मतलब कपास उगाई जाती है। कपास के उत्पादन क्षेत्र कौन से हो गए आपके? पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात और महाराष्ट्र, दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। जूट, जूट को प्रयोग ज्यादातर मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। आज भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जूट का उत्पादन करता है? 60%। क्वेश्चन आ जाए कि आजादी के समय जब भारत का विभाजन हुआ था तो कौन सी फसल है उसका अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था? जूट। कौन सी थी? जूट। जो पूर्वी पाकिस्तान है, वर्तमान में बांग्लादेश है, इसका अधिकांश जो उत्पादन क्षेत्र था वो तो कहां पर रह गया? बांग्लादेश में। और इसके जो उद्योग कल कारखाने वो कहां पर रह गए थे? भारत में रह गए थे। तो उसमें सर्वाधिक प्रभावित होने वाले जो उद्योग थे वो किसके थे? जूट के। कपास के भी थे लेकिन कपास की तुलना में जूट ज्यादा। पश्चिमी बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। अन्य उत्पादन क्षेत्र कौन से गए? बिहार और असम। पास अन्य फसलें जूट के अलावा गन्ना, गन्ना भी कैसी एक उष्णकटिबंधीय फसल है, गन्ने की फसल है। आर्द्र व उपाद्र जलवायु तथा सिंचित क्षेत्र भारत में की जाती है, यानी इसको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है तो आर्द्र या उपाद्र जलवायु चाहिए। अगर वहां पर जलवायु नहीं है पर गन्ना बोते हैं तो अपन को क्या चाहिए? सिंचाई की सुविधा चाहिए। और भारत में क्या होती है? सिंचाई से भी गन्ने की खेती की जाती है। ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक है देश है। विश्व में गन्ने का पहला स्थान किस देश का है? ब्राजील। और उसके बाद भारत का कौन सा स्थान है? प्रमुख उत्पादक राज्य गन्ने में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अपन देखो चीनी की मिलें, गुड़ और चीनी की मिलें ज्यादातर कहां पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में ही पाई जाती है। तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। चाय, चाय कैसी कृषि है? रोपण कृषि। कैसी है? रोपण कृषि है, जिसको भारत में किन लोगों ने लागू लगाया था? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश लोगों ने। जो एक पेय फसल है, चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में बोई जाती है। यानी उष्ण चाहिए, उसके अलावा आर्द्र, कैसा चाहिए? आर्द्र, क्योंकि जो आपकी चाय की खेती है उसमें पानी की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा। इसमें एक शर्त और भी है कि पानी तो ज्यादा चाहिए लेकिन वो पानी कहां पर नहीं रुकना चाहिए? उसकी जड़ों में नहीं रुकना। अगर पानी जड़ों में रुक गया तो वो आपका जो पौधा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इस कारण है ये जो आपकी चाय की खेती किस क्षेत्र पर की जाती है? ढाल वाले क्षेत्र। कौन क्षेत्र है? जो ढाल वाले क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर मुख्य रूप से आपकी चाय की खेती की। अब प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम चाय की खेती कब शुरू की गई? 1840। कब शुरू की गई? 1840 में। कहां से की गई? असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो प्रश्न आ जाएगा कि भारत में चाय की खेती की शुरुआत कब हुआ, कहां से हुई? तो 1840 में तो शुरू हुई और असम में हुई? ब्रह्मपुत्र की घाटी से हुई। और आज असम नापा देखा तो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य भी कौन सा है? असम में। सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहां से होता है? असम से। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र असम कुल शस्य के 53.2% भाग पर तथा कुल उत्पादन का आधे से, यानी आधे से अधिक भाग पर इसको बोया जाता है। आधे से अधिक भाग क्या इसका उत्पादन कहां पर होता है? असम से। इसके अलावा असम के अलावा पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में कौन सा हो गया? दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, जो आपका जलपाईगुड़ी है वो क्षेत्र हो गया। दक्षिण पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियां जो कहां पर स्थित है? तमिलनाडु। तो असम है, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु है, यहाँ से आपको जो चाय की खेती प्राप्त है। चाय निर्यात में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? यानी अपन निर्यात की दृष्टि से देखें तो पहला देश का स्थान आता है चीन का और दूसरा भारत। कॉफी, कॉफी भी क्या है? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। तो कभी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है, ये भी रोपण है, जैसे चाय है, आपका गन्ना हो गया, केला हो गया, कॉफी हो गई, रबड़ हो गई। ये कैसी फसल है? रोपण कृषि। कैसी है? रोपण। कॉफी की कितनी किस्में हैं? 3, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत में कौन सी किस्म उगाई जाती है? अरेबिका। कौन सी उगाई जाती है? अरेबिका। भारत में अरेबिका किस्म का उत्पादन होता है जिसकी पूरे विश्व में क्या होती है? बहुत ज्यादा मांग। भारत का विश्व में कॉफी उत्पादन दृष्टि कौन सा स्थान है? 8वां। कौन सा है? 8वां। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। और कर्नाटक में कुल उत्पादन को तो प्राप्त हुआ है 2/3। इसके अलावा कर्नाटक के अलावा देखें केरल, तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च मांगी भूमि पर, मतलब मुख्य रूप से देखा पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट पर ये आपके मुख्य रूप से क्या होती है? इस कॉफी की कृषि।
जिसमें मुख्य रूप से कर्नाटक आएगा, केरल और तमिलनाडु। भारत में कृषि का विकास, ये अपनी फसलें क्या हो गई कंप्लीट। अब भारत में कृषि को विकास, देश के विभाजन के दौरान एक सिंचित भूमि कहां पर चली गई, पाकिस्तान। कहां पर चली गई, पाकिस्तान में चली गई। देखो आज यह पड़ेगा विश्व के सबसे सुविकसित नहरों का जो जाल तंत्र है वह कहां पर पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, पाकिस्तान। तो वहां पर नदियां गुजरती है, उससे जब भारत में था उसी समय वहां पर इस पाकिस्तान में क्या था, अपना जो विभाजन से पहले यहाँ पर नहरों का एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई, ठीक है ना। इस कारण जैसे ही भारत का विभाजन हुआ तो एक तो पाकिस्तान इधर, एक पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो मुख्य रूप से क्या भारत से कट गए, और वहां पर क्या थी, सिंचाई की सुविधा बहुत ज्यादा थी। तो ये कहां पर पाकिस्तान चली गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। प्रश्न आ जाए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न का उत्पादन। क्योंकि उस समय जो लोग थे, अपनी जो जनता थी उसका क्या पेट भरना था, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना था। क्योंकि अपन आत्मनिर्भर नहीं थे, दूसरे देशों से इसका क्या करते थे, आयात करते थे। जिसके लिए सरकार ने निम्न उपाय पूछना जाए कि स्वतंत्रता के बाद जब सरकार खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना चाहती थी उसने कौन से उपाय अपनाए। तो इसके 3 उपाय देखते हैं कि व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाया जाना। जो व्यापारिक यानी जिन फसलों का उद्देश्य था व्यापार करना, बेचना, उसके स्थान पर अपने कौन सी फसलें उगाना, खाद्यान्न फसलों को उगाना। कृषि गहनता को बढ़ाना, किसको बढ़ाना, कृषि गहनता को बढ़ाना। कृषि गहनता मतलब एक साल में 100 से अधिक फसलें उगाना। और कृषि योग्य बंजरता प्रति भूमि को किसमें बदलना, कृषि भूमि में बदलना। तो एक यहाँ अपना इस खाद्यान्न फसल है, इनके उत्पादन बढ़ावे का अंदर उपाय गया कि व्यापारिक फसलें खाद्यान्न फसलों उगाई जाए, कृषि गहनता को अपनाया जाए, और जो आपकी कृषि योग्य बंजर और प्रतिभूमि है उसे किस योग्य बनाया जाए, कृषि भूमि में योग्य बनाया जाए। प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, लेकिन बाद में कृषि उत्पादन क्या हो गया, स्थिर। प्रारंभ में उत्पादन बढ़ा लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, एक कृषि उत्पादन क्या हो गया, स्थिर हो गया। क्यों, क्योंकि अपने जो सुधार किया था एक साथ हुए तो एक साथ तो बढ़ा, लेकिन फिर वो सुधार बराबर हो गए तो अपने आप इसमें स्थिर हो गया। इस समस्या से उभरने के लिए निम्न कार्य आरंभ। तो इस जो आपने जो स्थिर हो गए तो प्रश्न आ जाए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के बाद तो उत्पादन स्थिर हो गया तो उससे उभरने के लिए कौन से कार्यक्रम आरंभ किए गए। तो एक तो है गहन कृषि जिला कार्यक्रम, एक है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, एक तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम और एक गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। 1960 के दशक में 2 अकालों से अन्न संकट बने। 1960 का दशक में 2 बड़ा अकाल पड़ा, विश्व अन्न संकट के और भी ज्यादा संकट उत्पन्न हो। 20 में यहाँ पर IMS स्वामीनाथन हो, आपने बिन कहेंगे और भारत सरकार ने सौंपा कि आप कुछ ऐसा काम करो ताकि अपन खाद्यान्नों में क्या आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। उसी समय नॉर्मन बोरलॉग थे, अमेरिका मेक्सिको के थे, ठीक है ना। वहां पर उन्होंने 2 किस्में, एक तो गेहूं की एक चावल की उन्नत किस्मों का आविष्कार किया, ठीक है ना। उसका क्या था, उत्पादन बहुत तेज गति से बढ़ रहा था। तो अपन ने क्या किया था कि गेहूं की उन्नत किस्म तक कहां से लेकर आए, मेक्सिको से, और चावल की उन्नत किस्म कहां से लेकर आए, फिलीपींस। ये दोनों ही उन्नत किस्म किसने बनाई थी, नॉर्मन बोरलॉग ने, अमेरिकी वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक उन्होंने बनाई थी कि उन्नत किस्में उपलब्ध है वही अपन को। और अपन ने जो ये गेहूं और जो चावल की जो ये अपनी किस्में प्राप्त हुई, अपने भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, सिंचित क्षेत्र जो अपना जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी आपका उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान वाले इलाकों में इसे बोया। तो भारत ने इसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में अपनाया, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। इसे हम किस नाम से जानते हैं, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और हरित क्रांति ने कृषि में उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि को अपनाया, जिससे कृषि आधारित छोटे पैमाने के उद्योगों की विकास को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। यानी जी अब हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति से उर्वरक भी हो, कीटनाशक, कृषि यंत्र लोग ज्यादा अपने हो, ज्यादा अपने असु संबंधित जगह छोटा उद्योग अपन भी कहीं मिलो, प्रोत्साहन मिले। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन क्या किया, प्रारंभ किया। कौन सा योजना आयोग ने, किसने, योजना आयोग ने कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, कृषि जलवायु नियोजन। कब शुरू की है, 1988। कब की, अब देखो आ जाए कि हरित क्रांति के कोई परिणाम लिखो तो हरित क्रांति से खाद्यान्न के उत्पादन में क्या हुई, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई।
क्या हुई इसमें वृद्धि। इसके अलावा जो छोटे पैमाने के उद्योग थे उनमें भी क्या हुई, उनका भी मतलब विकास हुआ। इसके अलावा जो प्रादेशिक असंतुलन, संतुलन नहीं हुआ, असंतुलन, जहां पर सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्र थे वहां पर उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ और जहां पर नहीं था वहां पर इसका विकास नहीं हुआ। तो एक तरफ तो विकास खूब हो रहा है, एक तरफ न के बराबर, तो असंतुलन इससे भी पैदा। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी विकास। चावल तथा गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में क्या हुई, वृद्धि। भाई चावल में भी गेहूं भी के अलावा आपकी गन्ना, तिलहन, कपास के उत्पादन में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। सिंचाई का प्रसार हुआ, प्रसार से आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों के उत्तम किस्म, रासायनिक खाद, कीटनाशक तथा मशीनरी के प्रयोग के लिए आधार प्रदान किया। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का क्या किया गया, प्रसार तेजी से हुआ इस क्रांति, हरित क्रांति की वजह से। अब भारतीय कृषि की समस्या, ये अपनी जो भारतीय कृषि है इसकी मुख्य रूप से कौन सी समस्या है, तो भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है, अनियमित मानसून पर निर्भर। अपना जो कृषि है किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। और मानसून क्या होता है, अनियमित, कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट आता है, कभी बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है और कभी बहुत कम हो। ठीक है, इस तो भारत में कृषि क्षेत्र का 1/3 भाग सिंचित है, बाकी किस पर निर्भर है, कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। सूखा तथा बाढ़ दोनों भारतीय कृषि की जुड़वा संकट बने की सुना जाए। भारतीय कृषि के जुड़वा संकट कौन कौन से हैं, तो सूखा भी है, यानी कई बार सूखा पड़ जाता है, बरसात होती नहीं है, और कई बार इतनी अधिक बरसात हो जाती है क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। जुड़वा संकट है, कभी सूखा हो जाता है, कभी क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा भारतीय कृषि के लिए समस्या में निम्न उत्पादकता, यानी यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होती है, कम होती है, क्योंकि अपन कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में उन्नत किस्म के बीजों को अपनाते नहीं है। उर्वरता है, उर्वरक है, कीटनाशक, इसका प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, जिसकी वजह से उत्पादकता क्या है, निम्न है। सिंचाई के वहां पर साधन नहीं है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यता, ऋण, यानी जो भारतीय किसान है उनके पास क्या है, वित्तीय संसाधन बहुत ही कम है। ठीक है, और कर्ज की मतलब ब्याज पर पैसे उनको उतने नहीं मिल पाते जिनकी उनको आवश्यकता होती है। भूमि सुधार की कमी है, अपने एक बार तो इसमें सुधार कर दिया लेकिन उसके बाद भी अपने क्या नहीं किया, भूमि सुधार नहीं किया, चकबंदी नहीं की। इस वजह से भूमि क्या हुई, जैसे पैतृक के बाद धीरे धीरे वो टुकड़ों में बढ़ती गई, उसके जोतों का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटे खेत तथा विखंडित जोत, यानी खेतों का आकार धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, खेती में भी असर हो रहा है, इसके उत्पादन में भी। वाणिज्यिकरण का अभाव, यानी अपनी जो खेत है कृषि, उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपना पेट भरना, यानी खाद्यान्न, यानी केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करना। अपन किसके लिए खेती नहीं करते, वाणिज्यिकरण, इस कारण भी है। व्यापक बेरोजगारी, बेरोजगारी है, जब हमने खेती होती है, कृषि करते हैं, जब कटाई के समय तो बेरोजगारी उत्पन्न होती है गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, बाकी समय वहां पर क्या रहती है, बेरोजगारी। कृषि के समय तो अपन को मिल जाती है, बाकी समय बेरोजगारी है। और कृषि योग्य भूमि का क्या है, यानी जो कृषि योग्य अपनी भूमि है उसका क्या होता जा रहा है, निम्नीकरण होता है। किसमें भी आ जाए कि भूमि का निम्नीकरण किस कारण होता है बताइए, या उसके कारण है बताइए, तो है दोषपूर्ण नीतियों से भूमि संसाधनों का निम्नीकरण एक गंभीर समस्या है। तो प्रश्न बहुत बढ़िया, आपको भूमि निम्नीकरण को आज कर, ठीक है। तो दोषपूर्ण नीतियों से भूमि संसाधनों का निम्नीकरण क्या है, ये गंभीर, मतलब नीतियां अपनी सरकारी नीतियां है वो इतनी दोषपूर्ण है, जिससे क्या हो रहा है, इसका भूमि का निम्नीकरण किसकी वजह से होता है, मृदा का अपरदन, जलाक्रांता, नहर वाला क्षेत्र है, जलाक्रांता जानो ने, नहर का क्षेत्र है, अगर वह कच्ची नहर तो पास में क्या जाता है, पानी का भराव हो जाता है, लवणता, मृदा क्षारता से होता है। कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करा, विश्व की आपने मिट्टी का सारी होती जाती है। और सिंचित क्षेत्रों में दलहन फसलों पर किसका बढ़ावा देना, बहुफसलीकरण, यानी अपन दलहन फसलें नहीं बोते हैं, उस पर क्या करते हैं, अपन बहुत सारी फसलें, मतलब एक साल में एक से अधिक फसलें बोते हैं, जिससे भूमि की क्या उपजाऊपता धीरे धीरे घटे जाती है। भारत में सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मतलब है कि कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाना। किसके अनुकूल है, जलवायु, मतलब जहां पर जैसी जलवायु है उसके अनुकूल जो कृषि है, मतलब जो फसल होती है उसी को बोया जाए। और जो स्थानीय प्राकृतिक संसाधन है, मतलब वहां पर जो स्थानीय स्तर पर है उसका क्या करना है, संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य है सतत कृषि का राष्ट्रीय मिशन। दूसरा इसमें भारत सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को क्या दे रही है, बढ़ावा। तो सुना जाए कि भारत सरकार या सरकार है जैविक खेती को बढ़ावा किन योजनाओं के माध्यम से दे रही है, किन्हीं दो के नाम लिखे हो, तो एक है परंपरागत कृषि विकास योजना, एक कौन सी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और दोनों योजनाओं के माध्यम से सरकार क्या दे रही है, जैविक खेती। कैसी खेती, जैविक खेती, यानी उर्वरक करते हैं, उर्वरक वगैरह कीटनाशकों का प्रयोग न करें।
भारत का किसान पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? किसान पोर्टल। क्या है कि यहाँ पर किसान से जुड़ी संबंधित जो भी सारी जानकारी है, संपूर्ण जानकारी अपन को यहाँ से प्राप्त हो जाती है। कृषि संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए किसान पोर्टल किसानों के लिए एक मंच है। किसानों के बीमा, कृषि भंडारण, फसलों, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। उर्वरक है, बाजार मूल्य, कल्याणकारी योजनाओं के विवरण भी अपन को यहाँ से दिए गए हैं। तो किसानों के लिए जो भी जानकारी चाहिए वो सभी अपन को कहां से मिल सकती है? इस तरह किसान पोर्टल से प्राप्त हो सकती है। अब है भारत में भू निम्नीकरण की रोकथाम के लिए सुझाव। अब भू निम्नीकरण का देख लियो भाई, सरकार की दोषपूर्ण नीतियां हैं, सिंचाई के बाद अधिक है, कीटनाशकों को ज्यादा प्रयोग करा, ठीक है, दलहन की जगह बहुफसलीकरण अपना रहे हैं, विश्व का भूमि को निम्नीकरण कारण तो देख लिया। अभी को रोकथाम कहीं करा, निम्नीकरण हो रही है, रोकथाम कहीं साहब बात चीज है। तो भारत में भू निम्नीकरण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित सुझाव है। कौन सा? पहले देखो, अत्यधिक सिंचाई भूमि को लवणीय व क्षारीय बना देती है। कारण भी बता दियो। पहला कारण कहीं वो कि अत्यधिक सिंचाई भूमि को क्या बना देती है? लवणीय और क्षारीय। अभी को आगे रोकथाम कहीं, इसलिए सिंचाई के साधनों का क्या उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। कृषि में कीटनाशक रसायनों का सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो कीटनाशक रसायन है उनका सीमित मात्रा में प्रयोग, अगर अधिक करेंगे तो मिट्टी की निम्नता हो जाएगी। कृषि भूमि में बहुफसलीकरण को कम करना चाहिए ताकि भूमि प्राकृतिक प्रक्रियाओं से अपने उपजाऊपन को पुनः प्राप्त कर सके। बहुफसलीकरण यानी अपन को एक साल में एक से अधिक फसलें नहीं, या 2 या 3 फसलें बोते हैं, उसको कम करना चाहिए। या तो एक साल में 1 या 2 फसलें बोनी चाहिए, ठीक है। या फसल चक्कर उसको अपनाना चाहिए, एक बार यहाँ पर बोली तो उसको छोड़कर अगले साल वहां पर। और दलहनी फसलों की क्या करनी चाहिए? कृषि करनी चाहिए ताकि जो भूमि की प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है वो प्राप्त की जा सके, ठीक है। तो ये हो गया अपना पार्ट कंप्लीट।